हेलो फ्रेंड्स, नीट घोटाले को लेकर आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली घोटाला क्या है, नीट घोटाला क्यों हुआ और नीट घोटाला कैसे हुआ। और सिर्फ नीट घोटाला नहीं बल्कि पिछले 5 सालों में देश में जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई उन सभी एग्ज़ाम्स को लेकर कोई ना कोई तकरार रही है और उन एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई घोटाला हुआ है। तो इन्हीं बातों को जानने के लिए हम आज की इस वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं। आप अंत तक इस वीडियो को इसलिए देखिए क्योंकि ये सिर्फ नीट के घोटाले से ताल्लुक़ रखने वाली बात नहीं है, बल्कि हमारे एंटायर एजुकेशनल सिस्टम में, एग्ज़ाम सिस्टम में ऐसी कौन सी यंत्रणा है, ऐसे कौन से लोग हैं, वो एग्जैक्टली कौन लोग हैं, वो एग्जैक्टली कौन सी आइडियोलॉजी है, इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ता है कि 20,000 बच्चों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है इस बात के लिए कि एक तो नीट एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स को लेकर एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो या फिर ये रिजल्ट्स खारिज करके, ये एग्ज़ाम खारिज करके नए से एग्ज़ाम ली जाए। ये बहुत ही अजीब तरह की बात हमारे देश में आजकल हो रही है। इसके पीछे क्या वजह है, इसको जानने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नीट का घोटाला क्या है। तो नीट का घोटाला है कि 23 लाख विद्यार्थियों ने इस एग्ज़ाम में अपना भविष्य जानने की कोशिश की है, अपने सपने साकार करने की कोशिश की है। 23 लाख विद्यार्थी, 23 लाख कैंडिडेट, ये इतना बड़ा आंकड़ा है जैसे किसी देश में इतनी जनसंख्या, इतनी पॉपुलेशन, इतने बच्चे हर साल अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने सपनों को, अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करने के लिए नीट जैसी एग्जाम्स में अपीयर होते हैं। और इन 23 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने की तारीख को लेकर ही गड़बड़ दिखनी शुरू हो जाती है। रिजल्ट 10 दिन पहले आ जाता है। 4 जून को रिजल्ट देने की वजह क्या है? What is the reason behind declaring the result before 10 days? क्योंकि 4 जून इस देश की, 4 जून 2024 इस देश की ऐसी तारीख है जब हमारे देश के लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट्स आने वाले थे। और जिन्होंने भी ये सोचा कि इस रिजल्ट की लव में हमारा रिजल्ट दब जाएगा, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होगी और हम हमारी जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जो भी जागृत पेरेंट्स थे, जो भी जागृत संस्थाएं थी, जो भी जागृत लोग थे, इन्होंने इस बात को लेकर हो हल्ला मचा दिया। सोशल मीडिया में इस बात को लेकर पूरी चर्चा चली। चर्चा इन बातों पर थी, इन मुद्दों पर थी। सबसे अहम मुद्दा था कि पिछले साल नीट में आउट ऑफ मार्क्स लेकर आने वाले बच्चे सिर्फ थे 2 या 3। 720 में से 720 मार्क्स लाने वाले बच्चे थे सिर्फ 2 या 3। इस साल वो आंकड़ा 67 तक पहुंच गया। सबसे पहले तो डाउट यहीं पर आना शुरू हो जाता है कि कैसे अचानक इतना आंकड़ा बढ़ सकता है, इतने बच्चों को आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। 720 आउट ऑफ 720, ये बहुत ही अजीब तरह की बात थी। ये चमत्कार से भी आगे जाने वाली बात थी। इसके बारे में हम फौरन ही जिक्र करने वाले हैं। दूसरी बात थी कि जिन बच्चों को 720 में से 700 मार्क्स मिले हैं उन बच्चों का मेरिट नंबर था 1993, 1993। 1993 ये उनका मेरिट लिस्ट नंबर है। इसका मतलब है कि एम्स के जो हॉस्पिटल, एम्स में जिनको दाखिला चाहिए 125 सीट्स है, 700 मार्क्स लाने के बाद भी उनको वहाँ पर दाखिला, एडमिशन नहीं मिल सकता है। और तो और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और अजीब बात नज़र आती है कि जिन बच्चों को 648 मार्क्स मिले हैं, मीन्स 90% के करीब मार्क्स मिले हैं, उन बच्चों का मेरिट लिस्ट नंबर है 40,000 के करीब, 40,000। तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन का क्या स्तर है।
ये कंपटीशन की कितनी बड़ी मीन्स रेल चेल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आज हमारे देश के लिए, हर पेरेंट के लिए, हर जागृत नागरिक के लिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस घोटाले की तरफ और देखते हैं कि कुछ बच्चों को 718 और 719 मार्क्स आए हैं, 718 एंड 719 मार्क्स। तो इसका कोई भी जस्टिफिकेशन देने की जो एनटीए नाम की संस्था जिसके जरिए एग्जाम्स चलती है वो देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ घोटाला है कि 23 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 67 बच्चे आउट ऑफ मार्क्स लाते हैं। नो, मेनी स्टूडेंट्स दोज हु गेट 700 मार्क्स, उनका नंबर आता है 1993 मेरिट लिस्ट नंबर, और जिन बच्चों को 90% मार्क्स है उनको 40,000 मेरिट लिस्ट नंबर के दौड़ में चलना पड़ता है। और जो बच्चे अपने सपने मेडिकल फील्ड में साकार करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से उनके सपने तहस नहस हो जाते हैं, इसलिए कि एक ट्रांसपेरेंट एग्जाम नहीं हो पा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पर एडमिशन न मिलने के डर की वजह से बहुत बार पेरेंट्स और बच्चे कुछ ऐसे बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसी बेकार की बातें कर रहे हैं जो किसी ने भी नहीं करनी चाहिए। अब हम मुद्दे पर आते हैं, एग्जैक्टली ये घोटाला क्यों हुआ? घोटाला हुआ, ये क्यों हुआ? घोटाला होने की सबसे अहम बात ये थी, इसको आज हम इंटरप्रेट करने वाले हैं एक बहुत ही अलग स्तर पर। ये स्तर का नाम हमने दिया है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। मिस मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि हर चीज का बेस इकोनॉमिक होता है। बेस इज व्हाट वी कॉल द प्रोडक्शन, और सुपर स्ट्रक्चर में बातें आती है सारी संस्थाएं, चाहे फिर आर्ट्स हो, फाइन आर्ट्स हो, लॉ हो, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, या कोई भी धार्मिक संस्थाएं हो, इन सब की एक आइडियोलॉजी बनती है और वो आइडियोलॉजी उस दौर में सभी को प्रभावित कर देती है। हम जानते हैं कि आज हमारे देश की आइडियोलॉजी में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात है पैसा। जिसके पास पैसा है वो, उसके लिए ये देश बहुत ही सुंदर है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो बहुत ही बुरी हालत में ज़िंदगी जी रहा है, और वो जिएगा। इस तरह की आइडियोलॉजी आज बन चुकी है। इसीलिए ये आइडियोलॉजी बनने की वजह से हर मिडिल क्लास बच्चा, हर मिडिल क्लास पेरेंट का बच्चा, हर मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चे को इस रैट रेस में डाल रहे हैं। Get a job, work for 40 years and die. Matrix exists to blind you from the truth. वो चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चा इंजीनियर नहीं बन पाया या डॉक्टर नहीं बन पाया तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो इंजीनियर और डॉक्टर बनना ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाली बातें हैं, और दूसरी प्रायोरिटी वाली बातें हैं, एक तो एंटरटेनमेंट में चला जाए, वहाँ पर सक्सेस पा ले, या फिर स्पोर्ट्स में क्रिकेट की तरफ चला जाए और वहाँ पर सक्सेस पा ले। किसी तरीके से हमारा बच्चा कुछ ऐसी जगह जाए जहाँ पर उसकी ज़िंदगी पैसों को लेकर सेट हो जाए, और ये पैसा भी कितना एक स्टॉक की तरह ये सिर्फ बढ़ता जाए, और साथ पुश्तों तक हम एक बेहतर ज़िंदगी पैसों के जरिए जिए। कुछ इस तरह का इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर हमारे देश में बन चुका है, जिसके तहत पेरेंट्स अपने बच्चों को इस रैट रेस में डाल देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचा जाता है, और इस रैट रेस में डालने के बाद क्या होता है, तो बच्चे जैसे ही 10th पास कर जाते हैं तो बच्चे ने जाना चाहिए 11th एंड 12th में अपनी कॉलेज लाइफ को जीना चाहिए, अपने टीनेज को समझना चाहिए, उनका सही तरीके से सोशलाइजेशन होना चाहिए। एजुकेशनल सिस्टम में जो वैल्यू इनकलकेशन होता है, जो वैल्यूज़ की बातें होती हैं, वो उनके पास जानी चाहिए, उनके अंदर उनका इनकलकेशन होना चाहिए। ये सारी बातों से बच्चे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और 10th के बाद प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और प्राइवेट कोचिंग क्लास वाले उन्हें एक गधा दौड़ में लगा देते हैं। ये गधा दौड़ होती है कि आपको अब इस तरीके से रट्टा मारना है, आपको दिन भर पढ़ाई करनी है,
24 घंटों पढ़ाई करनी है। जिस रोट मेमोरी को लेकर, जिस टॉप मेमोरी को लेकर हम बात कर रहे थे, और इसीलिए हमने डिस्क्रिप्टिव से लेकर एमसीक्यू तक का एक सफर तय किया। तो एमसीक्यूज में भी हम देखते हैं कि टेक्निकली कैसे एमसीक्यूज को याद किया जाए, इसलिए बच्चों को हजारों और लाखों एमसीक्यूज याद करवा दिए जाते हैं। जैसे बच्चा कोई बच्चा नहीं है, स्टूडेंट कोई स्टूडेंट नहीं है, एक मेमोरी चिप के तहत उसके अंदर ये सारा डेटा घुसेड़ दिया जाता है। उसको टेक्निक सिखाई जाती है कि पिछले कुछ सालों की जो एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स को लेकर वो समझे, उन एग्जाम्स को लेकर वो जाने, और इसी तरह के कुछ सवाल उससे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और वो अच्छी तरीके से उन्हें क्रैक कर सकता है। इस तरीके से ये बहुत ही कठिन मानी जाने वाली जो एग्जाम है, उसमें बहुत सारे बच्चे 67 बच्चे 720 मिस आउट ऑफ मार्क्स लेकर आते हैं। ये मामला है बेस और सुपर स्ट्रक्चर का, कि सुपर स्ट्रक्चर में हमने एक आइडियोलॉजी क्रिएट की है। उस आइडियोलॉजी में बताया गया है कि आपको अमीर बनना है। अमीर बनना गलत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ अमीर बनना है, किसी भी तरीके से अमीर बनना है। इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, आप करेंगे, और मिलकर सभी इस मेंटल करप्शन के शिकार हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि हम इस तरीके से एक बेहतर जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा देंगे, लेकिन ये एक बहुत ही खराब टाइप का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इस देश में बन चुका है। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि ये घोटाला किया कैसे जाता है, ये होता कैसे। ये जानने की कोशिश जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये घोटाला एक्चुअली होता कैसे है। ये घोटाला होने में दो लोग इम्पोर्टेंट, दो सिस्टम्स हैं। एक, जो सिस्टम पेपर सेट कर रही है, जो सिस्टम पेपर चेक कर रही है, जो सिस्टम पेपर प्रिंट कर रही है, जो सिस्टम पेपर एग्जाम हॉल तक लेकर जा रही है, एक ये एक्चुअल वर्क करने वाली सिस्टम है। और दूसरी सिस्टम है इस सिस्टम के लूप होल्स जानने वाली, इस सिस्टम को समझने वाली। इस सिस्टम में पैसा चलता है, पैसा फेंक कर हम चाहे वो चीज़ करवा ले सकते हैं, ऐसे मानने वाले कुछ हिजीमनिस्ट हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास भरपूर पैसा है, या पॉलिटिकल पावर, या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, या जिनका कुछ रिश्ता है उस सिस्टम के साथ। तो उस सिस्टम के साथ जब रिश्ता बन जाता है तो वहाँ पर एंट्री होना शुरू हो जाती है, और एक बहुत ही खराब किस्म का, जिसे विनर नेक्सस कहा जाता है। 14वीं सदी में द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफरी चॉसर ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था कि दो बहुत ही खराब किस्म के लोग जब एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, तो पुलिस सिस्टम नहस कर देते हैं, पूरे समाज को तहस नहस कर देते हैं, पूरी संस्थाओं को तहस नहस कर देते हैं, पूरे देश को और पूरी ह्यूमैनिटी को तहस नहस कर देते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि सिस्टम में पेपर लीक कैसा होता है, पेपर गलत तरीके से चेक कैसे पर पहुंचाने में कौन से लोग किस तरीके से मीन्स हॉल्ट ले लेते हैं। ये सारी बातें हमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज जब 20,000 बच्चों ने अपने हक के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, तो बहुत ज़रूरी है कि 140 करोड़ जनता जो है, इनमें से जो भी यूथ है, उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने अब आवाज़ उठानी चाहिए 3 चीज़ों के लिए। पहली चीज़ है एजुकेशन मस्ट बी इक्वल टू ऑल, सबके लिए एक एजुकेशनल पॉलिसी हो, क्योंकि एनटीए बार बार ये कह रहा है कि एनसीईआरटी की किताबों में से जब आप पढ़ोगे कुछ तभी आप सही जवाब दे सकते हो या फिर अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। तो जो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चे कैसे नीट एग्जाम्स के लिए या बड़ी और कुछ एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं। पहले तो एजुकेशन मस्ट बी इक्वल टू ऑल, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मस्ट बी इक्वल टू ऑल, एक ये बात हो जाती है। दूसरी बात होती है द ट्रांसपेरेंसी इन एग्जामिनेशंस, एग्जाम्स ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और तीसरी सबसे अहम बात है कि सिर्फ सरकारी खेमों में जाना, डॉक्टर और इंजीनियर बन जाना ही ज़िंदगी नहीं है। इसके अलावा भी जो बहुत सारे फील्ड्स हैं, इन बहुत सारे फील्ड्स में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, वैल्यूएबल लाइफ जी सकते हो। इसके लिए जो हमारे पेरेंट
इंस्टीट्यूशन है जिसे सरकार कहा जाता है, गवर्नमेंट कहा जाता है, बी इट द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने बहुत ही साफ तरीके से इन चीज़ों की तरफ ध्यान देकर कैसे हमारे जो डॉक्टर्स बनने वाले लोग हैं, इंजीनियर्स बनने वाले लोग हैं, लॉयर्स बनने वाले लोग हैं, जज बनने वाले लोग हैं, या फिर जो कुछ भी सरकारी खेमों में काम करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ काम करने वाले न होते हुए बहुत ही वैल्यूएबल लोग बने, वैल्यू संभालने वाले लोग बने। इसकी तरफ जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तो हम कभी भी एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाएंगे, अच्छा समाज नहीं बन पाएंगे, अच्छा देश नहीं बन पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम महासत्ता बने तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आज शिक्षा और अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देने की। धन्यवाद।